यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। और ब्रेक से पहले हमने 194D पढ़ा था, 194C अब वापस रिवाइज नहीं करवाऊंगा। अगर 194C रिवाइज करवाने लग गया तो वापस से 10 मिनट लग जाएगा। ठीक है, चलो। अब 194D जो हमने पढ़ा, दैट इज टीडीएस ऑन द इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन पे टीडीएस आपको। तो पेयर कौन होता है? इंश्योरेंस कंपनी। पेई कौन होगा? रेजिडेंट पर्सन, दैट इज रेजिडेंट एजेंट। 5% की रेट से टीडीएस काटना है और कोविड की वजह से रेट है वो क्रैश हुई, दैट इज 3.75%। और टीडीएस तभी काटना है जब कमीशन पूरे साल का मिला के 15,000 से ज्यादा है। अगर अप टू 15,000 है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेक्शन लिखो 194DA। सेक्शन लिखो 194DA। 194D के बाद 194DA और DA में लिखो टीडीएस ऑन मैच्योरिटी प्रोसीड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। TDS on maturity proceeds of life insurance policy. TDS on maturity proceeds of life insurance policy. एक बार लिख लो, उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूं। तो जैसे अपन चार चीजें हर बार लिखते हैं, पेयर कौन होना चाहिए, पेई कौन होना चाहिए, सर रेट क्या है, और एडिशनल पॉइंट्स क्या है। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर आपका मैच्योरिटी हो जाता है, ठीक है, और अगर मैच्योरिटी टैक्सेबल है तो टीडीएस कटेगा। पेयर होना चाहिए यहां एनी पर्सन, मींस कोई भी पर्सन। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, ठीक है। तो पेयर इज एनी पर्सन। सर पेई कौन होना चाहिए? तो पेई इज रेजिडेंट पर्सन। कोई भी रेजिडेंट पर्सन है उसको मैच्योरिटी का अमाउंट मिल रहा है। रेट क्या रहेगी? 5% की रेट रहेगी। और बेटा ड्यू टू कोविड क्या यहां पे भी रेट का क्रैश हुआ है? आंसर इज यस। तो आपका जो रेट है वो ड्यू टू कोविड 5% की जगह 3.75% हो जाएगा बिटवीन 14 मई 2020 से लेके और 31 मार्च 2021 तक। और यहां पे कुछ एडिशनल पॉइंट में लिखो, और एडिशनल पॉइंट में पहला पॉइंट लिखो, नो टीडीएस if maturity amount is exempt under section 1010D। अंडर सेक्शन 1010D आपने क्या लिखा? नो टीडीएस इफ मैच्योरिटी अमाउंट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। दूसरा पॉइंट लिखो, no TDS if maturity amount is less than rupees 1 lakh. No TDS if maturity amount is rupees less than 1 lakh. And तीसरा पॉइंट लिखो, TDS is applicable only on income portion. TDS is applicable only on income portion, that is maturity amount minus premium paid. मैच्योरिटी अमाउंट माइनस प्रीमियम पेड। लिखो, पहले इसको कॉपी मारो फिर मैं आपको समझाता हूं। मैच्योरिटी अमाउंट, तो आपने क्या लिखा नोट नंबर 3 में? मैं वापस तीनों नो पॉइंट पढ़ा रहा हूं। नो टीडीएस इफ मैच्योरिटी अमाउंट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। नो टीडीएस इफ मैच्योरिटी अमाउंट इज लेस देन 1 लाख। TDS is applicable only on income portion. Income portion का मतलब maturity amount minus premium paid. Maturity amount minus premium paid. अब एक चीज समझना, चलो ये हो गया हो तो आप फिर इधर देखो,
अगर ये हो गया हो तो आपका सबका ध्यान इधर होना चाहिए। अगर ये हो गया हो तो आपका सबका ध्यान है वो इधर होना चाहिए। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम ये सेक्शन पढ़ रहे हैं 194 डीए। डीए इज रिलेटेड टू टीडीएस ऑन मैच्योरिटी प्रोसीड ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मींस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी। अब एक बात बताओ, इधर देखना, सब लोग इधर देखना, सब लोग इधर देखना। जब भी आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, मींस जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, तो क्वेश्चन ये आता है कि मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो तो सर एग्जेम्प्ट होता है। आपने सुना होगा मैच्योरिटी अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट है, अगर मैच्योरिटी हो जाती है या तो डेथ हो जाती है या डेथ से पहले भी तो अपनी पॉलिसी है वो मैच्योर होती है, तो जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन एक बात बताओ, एग्जेम्प्ट कब होता है, उसकी एक कंडीशन होती है जो मैं आपको डिडक्शन टॉपिक में पढ़ाऊंगा। जब अपना लास्ट टॉपिक डिडक्शन बचा है, जब मैं डिडक्शन टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक कंडीशन पढ़ाऊंगा। और कंडीशन क्या रहती है पता है? कंडीशन ये रहती है कि अगर कोई भी पॉलिसी है वो बिफोर 1/4/2012 से पहले ले रखी है, मीन्स 1/4/2012 से पहले ले रखी है, तो जो भी तुम्हारा जो प्रीमियम है ना, वो प्रीमियम होना चाहिए अप टू 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। जो भी तुम्हारी पॉलिसी वैल्यू है उसमें उसका 20% तक ही प्रीमियम होना चाहिए। मतलब प्रीमियम है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आपका बीमा करवाया 1 लाख का, तो आपका प्रीमियम किसी भी साल का 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मींस पर एनम आपका 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं आपको सिखाऊंगा डिडक्शन पार्ट में। और अगर पॉलिसी है वो ऑन और आफ्टर, अगर मान लो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद ली है, तो यहां 20% की जगह आपका 10% आ जाएगा कि पॉलिसी वैल्यू का 10% से ज्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है, अगर प्रीमियम है वो 10% या 20% से, अगर 1 अप्रैल 2012 से पहले ले रखा है तो 20% का लिमिट है, उसके बाद ले रखा है तो 10% का लिमिट है। तो अगर आपका प्रीमियम है वो बेटा 10% या 20% से ज्यादा है तो फिर मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होता है। तो मैच्योरिटी अमाउंट अगर टैक्सेबल है तो ही टीडीएस काटना। अगर मैच्योरिटी अमाउंट एग्जेम्प्ट है, अगर एग्जेम्प्ट होता है तो टीडीएस नहीं काटना। तो पहले पॉइंट में मैंने लिखवाया कि नो टीडीएस इफ मैच्योरिटी अमाउंट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। सीधी सी बात है। अगर मैच्योरिटी अमाउंट एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल है तो ही टीडीएस काटना है। दूसरी चीज, नो टीडीएस इफ मैच्योरिटी अमाउंट इज लेस देन 1 लाख रुपीज। अगर मैच्योरिटी हो रहा है पॉलिसी का और पॉलिसी का मैच्योरिटी हुआ और आपको सिर्फ 80,000 मिला तो क्या टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज नो। 90 मिला तो टीडीएस काटना है? आंसर इज नो। अगर 1,20,000 मिला तो टीडीएस काटना है? आंसर इज यस। अगर मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख रुपया या उससे ज्यादा, देखो यहां लेस देन 1 लाख लिखा है वर्ड, मतलब लेस देन 1 लाख है तो टीडीएस नहीं काटना, एग्जैक्टली 1 लाख है तो टीडीएस काटना है। आंसर इज यस। अगर एग्जैक्टली 1 लाख है तो भी टीडीएस काटना है। 1 लाख एग्जैक्टली 1 लाख है तो टीडीएस काटना है, 1 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है। अगर एग्जैक्टली 1 लाख से कम है तो टीडीएस नहीं काटना, एग्जैक्टली 1 लाख है तो टीडीएस काटना है। ठीक है। अब एक और चीज समझना, टीडीएस है ना वो 5% कटेगा या 3.75% ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, बट टीडीएस है ना वो कभी पूरे मैच्योरिटी अमाउंट पे नहीं कटेगा, आपके इनकम पोर्शन पे कटेगा। इनकम पोर्शन का मतलब क्या होता है कि जितना आपका मैच्योरिटी अमाउंट है और जितना आपने प्रीमियम पे किया माइनस कर दो। तो प्रीमियम पे किया उसको माइनस कर दो और मैच्योरिटी अमाउंट जो डिफरेंस रहेगा उस डिफरेंस पे टीडीएस कटेगा। एक काम करता हूं, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो और ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। तो चलो आ जाओ एक एग्जांपल पे। तो यहां पे हम लेते हैं एक एग्जांपल और एग्जांपल में लिखो मिस्टर रवि टेकन अ इंश्योरेंस पॉलिसी, रवि टेकन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी on 1st April 2016. Mr. Ravi taken a life insurance policy on 1st April 2016 and paid premium of rupees 1,10,000 every year. क्या लिखा आपने? मिस्टर रवि टेकन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन 1st April 2016 एंड पेड प्रीमियम ऑफ रुपीज 1,10,000 every year.
उसके बाद लिखो पॉलिसी मैच्योर्ड ऑन 31st March 2021 and he received rupees 9 lakh as maturity sum on 31st March 2021। तो आपने क्या लिखा? मिस्टर रवि टेकन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन 1st April 2016, paid premium of rupees 1,10,000 every year, policy matured on 31st March 2021, he received 9 lakh as maturity sum on 31st March 2021। हाँ, उसके बाद लिखो यहीं पे सम एश्योर्ड या जिसको बोलते हैं पॉलिसी वैल्यू इज रुपीज 7 लाख। उसका पॉलिसी वैल्यू 7 लाख था। पॉलिसी वैल्यू या सम एश्योर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आप किसी की मर जाए, कोई मान लो डेथ हो जाए, तो डेथ के टाइम कितना पैसा मिलेगा? 7 लाख। यहां पे लिखा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ टीडीएस। आपका जो टीडीएस है वो टीडीएस का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ टीडीएस। तो देखो बेटा, पहली चीज तो ये कि ये पॉलिसी 1/4/2016 को ली है, मींस 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद में ली है, तो आपका लिमिट लगेगा 10% के पॉलिसी वैल्यू के 10% से ज्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए। अगर 10% तक प्रीमियम है तो मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट है, बट अगर प्रीमियम 10% से ज्यादा है तो मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी। तो एक बात बताओ, यहां पॉलिसी वैल्यू 7 लाख है, तो 7 लाख का अगर आप 10% करोगे तो इट्स कम्स टू द 70,000। अगर 70,000 तक प्रीमियम पे किया होता तो आपका मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट था, लेकिन यहां आपने प्रीमियम पे किया है 1,10,000, तो मैच्योरिटी आपका टैक्सेबल होगा। अब मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा तो आपका बेटा टीडीएस भी कटेगा। अब पहली चीज तो ये देखो कि टीडीएस कटेगा, पहली चीज मैच्योरिटी टैक्सेबल। क्या मैच्योरिटी सम 1 लाख से कम है? आंसर इज नो। मैच्योरिटी सम 9 लाख है, तो मैच्योरिटी सम 9 लाख है, तो उस केस में बेटा 1 लाख से कम होता तो टीडीएस नहीं कटता। 9 लाख है तो टीडीएस कटेगा। आंसर इज यस, टीडीएस कटेगा। तो टीडीएस कौन से अमाउंट पे कटेगा? तो मैं बताऊं, जो तुम्हारा 9 लाख है दैट इज मैच्योरिटी सम, माइनस करो इसमें से कितना आपने प्रीमियम पे किया था। तो आपने बेटा 1,10,000 हर साल पे किया, और कब लिया था? 1 अप्रैल 2016 को। तो 16 में पे किया, 17 में किया, 18 में किया, 19 में किया और 20 में किया। मैं बोलूं 5 साल किया होगा। 31 मार्च को तो मैच्योर होगी पॉलिसी। तो मैं बताऊं आपने 5 साल किया, तो मैं बताता हूं यहां पे आपने 1,10,000 है, वो आपने 5 साल पे किया, तो 5,50,000 है। ये 5,50,000 आपने प्रीमियम पे किया टोटल। तो टोटल जो आपने प्रीमियम पे किया दैट इज आपका 5,50,000 माइनस कर दो किसमें से? 9 लाख में से। तो आपका बचेगा कितना? 3,50,000 है। ये 3,50,000 पे टीडीएस कटेगा, और टीडीएस की रेट क्या रहेगी? 5%। लेकिन बेटा यहां पे एक बात बताओ, वो कोविड का पीरियड है, क्योंकि 31 मार्च 2021 इज ऑल्सो कोविड पीरियड, वो कोविड पीरियड में आ रहा है, तो यहां पे 3.75% की रेट से आपका टीडीएस रहेगा। तो 3,50,000 पे 3.75% अगर आप करोगे तो यहां पे आपका 13,125 रुपया है। इतना आपका अमाउंट ऑफ टीडीएस आ जाएगा। चलो कॉपी करो इसको, कॉपी करो इसको। कॉपी करो इसको। चलो डन। हाँ, ये तुम्हारी सेक्शन थी 194 डीए। डीए का मतलब आप ऐसे याद रखोगे, डीए का मतलब लाइक डेथ ना हो तो उसके लिए अपन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, उसका अमाउंट मिलता है मैच्योरिटी, कुछ भी याद रख लो, ठीक है? डीए। चलो अब एक बात समझना, आपकी 194 डीए के बाद लिखो 194 ई। लिखो एक सेक्शन 194 ई आपके सिलेबस में दे रखी है नहीं? 194 ई रहनी तो चाहिए, पहले तो थी इंटर में।
मॉड्यूल एक बार देख ही लेता हूँ आपका। यस 194E है, यस दे रखिए। चलो अब एक चीज समझना, तो हम पढ़ने वाले हैं 194E करके। कौन सी सेक्शन? 194E। सो सेक्शन 194E, ई को कैसे याद रखना है अभी बताता हूं आपको। 194E। अब एक चीज समझना, 194E में लिखो टीडीएस ऑन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन या फिर तुम्हारा स्पोर्ट्स एसोसिएशन या फिर आपका एंटरटेनर। तो देखो टीडीएस ऑन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन या एंटरटेनर। नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन एंड एंटरटेनर। चलो स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन एंड एंटरटेनर। तो चलो सबसे पहली चीज, सर इस सेक्शन में पेयर कौन होना चाहिए? इस सेक्शन में पेई कौन होना चाहिए? सर इस सेक्शन में रेट क्या है और एडिशनल पॉइंट्स क्या है? तो चलो सबसे पहली चीज आप इसको याद रखोगे, ई का मतलब एक्स्ट्रा इनिंग। आप आईपीएल देखते हो? आईपीएल तो देखते ही होंगे। तो आईपीएल में आपको पता रहेगा जब भी इनिंग ब्रेक होता है तो वहां पे एक प्रोग्राम आता है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा इनिंग, ई फॉर एक्स्ट्रा इनिंग। तो ये सेक्शन है किसके लिए? कि अगर नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन है, वो अगर इंडिया में खेलने के लिए आते हैं, गेम में पार्टिसिपेट करने, इंडिया में क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, जैसे आईपीएल खेलने के लिए आते हैं, या कोई भी कैसी गेम की कंपटीशन है जो इंडिया में हो रही है और उसके लिए वो आते हैं, और उनको अगर आपने कोई पेमेंट किया तो टीडीएस 194E में कटेगा। ई फॉर एक्स्ट्रा इनिंग ऐसे याद रखोगे आप, ठीक है? तो कोई भी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को आप पेमेंट करते हो, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को पेमेंट करते हो, और स्पोर्ट्स पर्सन किस लिए यहां पे आता है? या तो किसी गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए आता है, गेम जैसे आईपीएल करके, ठीक है? लेकिन वो इंडिया में होना चाहिए। अगर इंडिया के बाहर, जैसे इस बार आपने देखा होगा यहां पे दुबई में आईपीएल हुआ था, जो दुबई में आईपीएल हुआ तो उस केस में इस पे टीडीएस इस सेक्शन में नहीं कटेगा। मींस गेम शुड बी प्लेड इन इंडिया। अगर इंडिया में कोई गेम प्ले हो रहा है और उस पे जब पेमेंट करेंगे तो टीडीएस 194E में जाएगा, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को। या फिर स्पोर्ट्स पर्सन को पेमेंट करते हैं एडवर्टाइजमेंट का। आपने देखा होगा जो फॉरेन के स्पोर्ट्स प्लेयर आते हैं वो इंडिया में एडवर्टाइजमेंट का भी धमाल करते हैं, बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जैसे ड्रीम 11 की एडवर्टाइजमेंट आती है, या फिर आपने देखा होगा एक वो एडवर्टाइजमेंट आती है ऊ ला 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 ले ओ, याद आया तुमको करके, ठीक है? ऊ ला 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 ले ओ, डिवाइडेड बाय टीम्स यूनाइटेड बाय किंगफिशर। सो वो जो एडवर्टाइजमेंट्स आती है, एडवर्टाइजमेंट के लिए उनको जो पैसा मिलता है उस पर भी टीडीएस 194E में घटेगा। या फिर उन्होंने न्यूज़पेपर मैगजीन में कोई आर्टिकल दिया, तो न्यूज़पेपर मैगजीन में जो आर्टिकल देते हैं वो आर्टिकल, जैसे आपने देखा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया में वगैरह आता है कि बहुत बार कि ब्रेट ली ने ऐसा बोला करके, ठीक है, या रबाडा ने ऐसा बोला, तो उस वो जो लिखा होता है उस पे भी टीडीएस इस सेक्शन में कटेगा। तो उस पे भी टीडीएस जो है इस सेक्शन में कटेगा। तो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन इंडिया में या तो गेम प्ले करता है, या फिर इंडिया में क्या करता है एडवर्टाइजमेंट, या फिर वो क्या करता है इंडिया में या तो एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिलता है, इंडिया में गेम प्ले करता है उसके लिए पैसा मिलता है, या फिर इंडिया में कोई आर्टिकल वगैरह न्यूज़पेपर में देते हैं उसके लिए पैसा मिलता है। तो टीडीएस इस पर्टिकुलर सेक्शन में कटेगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक क्वेश्चन ही आता है क्या सर स्पोर्ट्स एसोसिएशन भी लिखा हुआ है? स्पोर्ट्स एसोसिएशन क्या होता है कि आपको पता है बाहर की बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन होती है, क्रिकेट क्लब्स होते हैं, क्रिकेट लाइक एसोसिएशन होती है कि जब इंडिया में गेम प्ले हो रहा है तो उनको कुछ ऐसा फ्रेंचाइजी फीस देना पड़ता है, उनको कुछ पैसा देना पड़ता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई फॉरेन की टीम है वो इंडिया खेलने आई तो उनकी जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है फॉरेन की, उनको कुछ पैसा देना पड़ेगा इन रिलेशन टू गेम प्लेड इन इंडिया। जब इंडिया में गेम हो रहा है, इंडिया में जो है वो खेल हो रहा है, तो उसके लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो उसमें टीडीएस इस सेक्शन में कटेगा।
या फिर कोई एंटरटेनर, एंटरटेनर आपको पता है ना, वो एंटरटेनर जो है आईपीएल होता है तो वो झुमका हाथ में लगाते हैं, वो क्या बोलते हैं, चीयर्स लीडर करके, ठीक है। तो एंटरटेनर जो है वो चीयर्स लीडर को अगर कोई पेमेंट करेंगे तो भी इस पर्टिकुलर सेक्शन में टीडीएस है, वो टीडीएस कटेगा। या फिर कोई भी परफॉर्मर है, जैसे मान लो वो वक्का वक्का करने के लिए इंडिया में आई बंदी करके, ठीक है, वक्का वक्का दिस टाइम इन मुंबई वैसा वाला कुछ गाना है और वो यहाँ परफॉर्म करके गई। जस्टिन आया था, याद है आपको, मुंबई में, तो जस्टिन आया था, तो जस्टिन जब मुंबई में आया और उसको जो पैसा दिया, टीडीएस इस पर्टिकुलर सेक्शन में कटेगा बिकॉज ही इज अ एंटरटेनर। या फिर मान लो आतिफ असलम आता है, ही इज ऑल्सो नॉन रेजिडेंट, और वो इंडिया में आतिफ असलम आके और एक गाना कॉन्सर्ट करके जाता है, उसके लिए जो उसको पैसा मिलता है, टीडीएस इस पर्टिकुलर सेक्शन में कटेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले समझना आप लोग, पेयर कौन होना चाहिए, तो मैं पेयर में लिख रहा हूं एनी पर्सन, मींस कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी पेमेंट कर रहा है। लेकिन पेई कौन होना चाहिए, मतलब सर पेमेंट कर किसको रहे हैं, तो मैं बताऊं पेमेंट किसको कर रहे हैं, या तो तीन लोग हैं इसमें करके, ठीक है। पेई जो है वो पेई कौन होना चाहिए, सीधी सी बात है, तीन लोगों को पेमेंट हो रहा है, किसको, या तो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन। लेकिन एक चीज समझना, ये नॉन रेजिडेंट के साथ साथ में नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मीन्स वो इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए, नागरिक भी भारत का नहीं होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट भी होना चाहिए और इंडिया के बाहर का नागरिक होना चाहिए, इंडिया का नागरिक नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। तो स्पोर्ट्स पर्सन एंड नॉट अ इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन को आप पेमेंट करते हो, और तीसरा नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर को पेमेंट करते हो, बट एंटरटेनर में भी नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मीन्स वो इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए। अब एक चीज समझना, रेट क्या रहेगी, तो यहां पे रेट है बेटा 20%, सीधा 20% का रेट है, लेकिन आप इसमें हमेशा ऐड करोगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, क्योंकि पहले दिन कल मैंने बताया था कि जब भी आप किसी नॉन रेजिडेंट को फॉरेन कंपनी को पेमेंट करोगे या सैलरी का पेमेंट है तो उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंसीडर करना है। तो यहां पे बेटा आपको 4% है वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि क्लियर ये सेक्शन ही बोलती है नॉन रेजिडेंट को आप पेमेंट कर रहे हो। तो जब नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपको कंसिडर यहां पे करना पड़ेगा। यू हैव टू कंसिडर द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, यहां पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना, कुछ एडिशनल पॉइंट करके, ठीक है। तो एडिशनल पॉइंट में हम लिख रहे हैं कि ये पेमेंट किस लिए आप कर रहे हो करके, ठीक है। तो आपने ये लिख लिया पहले, हाँ इसमें लिखो एडिशनल पॉइंट में, दैट इज पेमेंट इज फॉर, पेमेंट किस लिए कर रहे हो, या तो पार्टिसिपेशन इन एनी गेम इन इंडिया, मीन्स इंडिया में कोई गेम हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए आईपीएल है, इंडिया में क्या हो रहा है, कोई गेम हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए आपका आईपीएल करके, ठीक है। या फिर दूसरा एडवर्टाइजमेंट, तीसरा contribution of any article in newspaper, magazine, etc etc, and last ये एंटरटेनर के लिए है परफॉर्मेंस इन इंडिया। परफॉर्मेंस इन इंडिया किसके लिए, एंटरटेनर के लिए तुम्हारा। चलो कॉपी मारो इसको, कॉपी करो कॉपी करो फटाफट, कॉपी करो फटाफट, कॉपी करो। तो ई फॉर एक्स्ट्रा इनिंग, एक्स्ट्रा इनिंग मतलब नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन एंड ऑल। कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो।
चलो डन। ओ, ये हम हैं, ये हमारा स्टूडियो है और यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, ऐसा ही बोलते हैं। यहाँ पे पार्टी क्या पारी हो रही है, पारी हो रही है, हाँ। यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। चलो डन। चलो उसके बाद में ये तुम्हारा 194 ई था, ई फॉर एक्स्ट्रा इनिंग, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट सेक्शन पे, 194 जी। और सेक्शन 194 जी, एक बात बताओ, जी का मतलब क्या हो, ऐसे कैसे याद रखोगे? जी मतलब गैम्बलिंग। गैम्बलिंग कौन सिखाता है आपको? गैम्बलिंग सिखाता है आपको लॉटरी एजेंट करके, ठीक है। तो लिखो टीडीएस ऑन कमीशन, कमीशन ऑफ, टीडीएस ऑन कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। जो लॉटरी टिकट्स बेचता है वो कौन बेचता है? लॉटरी एजेंट। तो लॉटरी टिकट्स कौन बेचता है? लॉटरी एजेंट, एजेंट्स बेचता है। तो टीडीएस ऑन कमीशन ऑन सेल ऑफ द लॉटरी टिकट, लॉटरी टिकट बेच रहा है कौन? बेच रहा है लॉटरी एजेंट। अब एक बात समझना, वही सब चीजें, पेयर कौन होगा, पेई कौन होगा, रेट क्या होगी और एडिशनल पॉइंट्स क्या है। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज पेयर कौन होगा, तो मैं बताऊं यहां पे जो पेयर है वो पेयर में लिखो एनी पर्सन, कोई भी पर्सन पे कर रहा है। किसको कर रहा है? पेई में भी लिखा हुआ है एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को, मींस लॉटरी एजेंट को कमीशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? लॉटरी एजेंट को कमीशन, ठीक है। रेट में यहां पे बेटा रहेगा 5%। रेट क्या है? 5%। बट कोविड की वजह से रेट है वो 3.75% हो जाएगा। तो मैं यहां पे यहीं से कॉपी करके ला लेता हूं वो कोविड वाला पार्ट, कि बेटा जो रेट है वो रेट तुम्हारा 3.75% हो जाएगा ड्यू टू द 3.75% हो जाएगा ड्यू टू द कोविड सिचुएशन। तो इस सेक्शन में भी आपका रेट क्रैश हुआ है क्या? आंसर इज यस, यहां पे भी आपका रेट क्रैश है। और एडिशनल पॉइंट में लिखो नो टीडीएस, no TDS if commission is up to rupees 15,000 per annum। मीन्स पूरे साल का मिला के अगर कमीशन 15,000 से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस नहीं कटेगा। दैट इज जी। जी को कैसे याद रखोगे? जी मतलब गैम्बलिंग। गैम्बलिंग कौन सिखाता है आपको? लॉटरी एजेंट। तो लॉटरी एजेंट का कमीशन, पेयर एनी पर्सन, पेई एनी पर्सन, रेट 5% रहेगा और 3.75% हो जाएगा कोविड की वजह से। और टीडीएस नहीं काटना अगर पूरे साल का मिला के 15,000 है, वो 15,000 आपका कमीशन है। तो ठीक है, कॉपी करो। एक तो है ना कमीशन पहले भी आया था, इंश्योरेंस एजेंट वाला, डी वाला। डी, आपकी डेथ होती है तो हेल्प कौन करेगा? इंश्योरेंस एजेंट। तो इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन डी में, पेयर इंश्योरेंस कंपनी, पेई रेजिडेंट पर्सन, रेट वाज 5%, 15,000 तक टीडीएस नहीं कटता था। और एसआई जी इज अ गैम्बलिंग, मींस कौन सिखाता है? लॉटरी एजेंट। लॉटरी एजेंट का कमीशन इसमें कवर हो रहा है, 5% इसमें भी रेट। अब एक बात समझो, 194 जी के बाद में नेक्स्ट एक सेक्शन है, दैट इज 194 एच। ये कॉपी हो गया ना आप लोगों का? ये आप लोगों का कॉपी हुआ? अरे बोलो, ये हम हैं। मैं भी आज एक वो ऐसा वीडियो बनाता हूं। ये हम हैं, ये हमारा स्टूडियो है और ये पार्टी हो रही है। ये हम है, ये हमारा स्टूडियो है और ये पार्टी हो रही है। पार्टी, पारी हो रही है, पारी नहीं, पढ़ाई हो रही है, ऐसा कुछ बोल देंगे। हाँ, पढ़ाई नहीं, पढ़ाई हो रही है। हाँ चलो, हाँ चलो इधर देखो सब लोग। तो 194 जी आपका टीडीएस ऑन कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, लॉटरी टिकट। चलो उसके बाद लिखो 194 एच। जी के बाद 194 एच, सेक्शन 194 एच। और 194 एच में लिखो टीडीएस ऑन कमीशन, टीडीएस ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज।
टीडीएस ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज। अब आप बोलोगे सर दो कमीशन तो ऊपर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, कौन कौन सा? एक तो इंश्योरेंस एजेंट का और दूसरा लॉटरी एजेंट का, बाकी जो कमीशन ब्रोकरेज बचा वो इधर आएगा, ठीक है। तो चलो बाकी मींस अदर देन आपका एक तो 194 डी में कवर हुआ, एक 194 गैम्बलिंग जी में कवर हुआ, उसके बाद जो कमीशन ब्रोकरेज बचा वो सब इधर आएगा 194 एच में। तो सबसे पहली चीज वही कि सर पेयर कौन होना चाहिए, दूसरी चीज पेई कौन होना चाहिए, तीसरी चीज रेट क्या है, और चौथी चीज एडिशनल पॉइंट क्या है। चलो एक बार इधर देख लो फिर आप लिख लेना। एक बात बताओ, आपको पता है अपन किसी को कमीशन और ब्रोकरेज पे करते हैं। ब्रोकरेज कब पे करते हैं? जैसे कोई हाउस खरीदा आपने। एक बात बताओ, हाउस किसी से आप खरीदते हो या भाड़े पे लेते हो तो आप ब्रोकर के थ्रू लेते हो, तो इसको ऐसे याद रखना, H4 मतलब हाउस खरीदा या हाउस भाड़े पे लिया। हाउस भाड़े पे लिया तो अपन ने किसके थ्रू लिया? ब्रोकर के थ्रू। तो ब्रोकर को क्या पे करेंगे? ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज पे करेंगे तो उस पे टीडीएस इस सेक्शन में कटेगा। अब एक चीज समझना, यहां पे ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, पेयर कौन होना चाहिए? तो पेयर में मैं बताऊं, पहले तो मैं लिखूंगा एनी पर्सन, बट एक बात बताओ, आपकी मम्मा ने कोई हाउस भाड़े पे लिया और मम्मा किसी को कमीशन या ब्रोकरेज दे रही है, इज इट पॉसिबल फॉर मम्मा टू डिडक्ट द टीडीएस? आंसर इज नो। यहां मम्मा के लिए पॉसिबल नहीं है टीडीएस काटना, तो बेटा यहां एनी पर्सन लिखूंगा, बट ब्रैकेट में वापस वही वाली चीज लिखूंगा जो मैंने आपको पहले भी 2-3 सेक्शन में पढ़ा चुका हूं, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा चुका हूं और 194A में पढ़ा चुका हूं। तो जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में बेटा टीडीएस तभी काटना है, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का या तो तुम्हारा टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, तो टीडीएस काटता है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो देखो बेटा, मैं पढ़ा रहा हूं 194H। 194H इज हाउस भाड़े पे लेते हो या हाउस खरीदते हो तो ब्रोकर के थ्रू खरीदते हो, तो ब्रोकर को जो कमीशन ब्रोकरेज देंगे उस पे टीडीएस कटेगा। आंसर इज यस, 194H में कटेगा। अब एक और चीज समझना, सर यहां पे इंडिविजुअल पेयर इज एनी पर्सन, बट इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या लास्ट ईयर का ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा था, तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। अब एक चीज समझना, पेई कौन होना चाहिए? तो पेई में मैं यहां लिखूंगा रेजिडेंट पर्सन। रेजिडेंट पर्सन है, वो रेजिडेंट पर्सन को जब आप पे करोगे तो टीडीएस काटना है। रेट क्या रहती है तो मैं बता दूं, रेट इज 5%। यहां पे भी कमीशन है तो रेट 5%, लेकिन कोविड की वजह से जो रेट है सर वो क्या 3.5%, 3.75 हो गई। आंसर इज यस, यहां पे भी 3.75। अब थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। अब एक चीज समझना, यहां पे कुछ एडिशनल पॉइंट, और एडिशनल पॉइंट में पहला एडिशनल पॉइंट दैट इज द नो टीडीएस if कमीशन या ब्रोकरेज जो है अप टू 15,000 पर एनम, मतलब आप जिसको कमीशन या ब्रोकरेज दे रहे हो वो अप टू 15,000 है तो टीडीएस नहीं काटना। अप टू 15,000 है तो उस केस में टीडीएस नहीं काटना, 15,000 से ज्यादा है तो उस केस में टीडीएस काटना है। और उसके बाद एक और चीज समझना, दूसरा पॉइंट ये बोलता है दैट इज द नो टीडीएस इफ कमीशन या ब्रोकरेज इज रिलेटिंग टू सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई कमीशन और ब्रोकरेज है, सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन सा? जैसे मान लो आपका अंडरराइटर कमीशन है, जैसे एग्जांपल में मैं लिख लेता हूं दैट इज ब्रोकरेज ऑन पब्लिक इशू। जैसे पब्लिक इशू का ब्रोकरेज है या फिर तुम्हारा अंडरराइटर कमीशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक बात समझना, दो चीजें यहां पे। पहली चीज तो ये सेक्शन क्या बोलती है, टीडीएस ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज। मतलब आप किसी को भी अगर कोई भी कमीशन देते हो या ब्रोकरेज देते हो तो सेक्शन 194H में टीडीएस काटना। एच को ऐसे याद रखोगे कि अगर कोई किसी से अपन हाउस भाड़े पे लेते हैं तो अपने को क्या पे करना पड़ता है, ब्रोकर के थ्रू लेते हैं तो उसमें अपने को क्या पे करना पड़ता है, ब्रोकरेज। तो 194H में टीडीएस कटेगा। पेयर एनी पर्सन, बट आपकी मम्मी को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है बिकॉज लास्ट ईयर में उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं था या ग्रॉस रिसीट है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं था। मींस इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसीट है वो 50 लाख से ज्यादा था। पेई कौन है, रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए। रेट क्या है 5% की रेट से, लेकिन कोविड की वजह से 3.75%। एडिशनल पॉइंट में क्या है, कमीशन 15,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है। और दूसरा मैंने बोला कि सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई भी कमीशन है,
जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी कमीशन है तो उस केस में आपको टीडीएस है वो काटने की जरूरत नहीं। इफ एनी कमीशन इज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी देयर इज नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस, वहां पे आपको टीडीएस है वो काटने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो अब एक और चीज समझना, लास्ट पार्ट, एक और पॉइंट लिखो, नो टीडीएस, एक और पॉइंट लिखो, एक और तीसरा पॉइंट लिखो, नॉट मोर इंपोर्टेंट, आजकल ऐसा होता तो है नहीं बट तो भी लिख लेते हैं। लिखो नो टीडीएस इफ कमीशन पेड बाय BSNL / MTNL, मुंबई में MTNL चलती है, महानगर टेलीकॉम, और गांव में BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। इफ नो टीडीएस इफ कमीशन पेड बाय BSNL और MTNL to their public call office, जिसको अपन PCO बोलते थे, वो पता है STD PCO, फ्रेंचाइजीज। तो आपने क्या लिखा, नो टीडीएस इफ कमीशन पेड बाय द BSNL और MTNL टू देयर PCOs, पब्लिक कॉल ऑफिस फ्रेंचाइजी। तो पहले पता है BSNL MTNL की PCOs हुआ करते थे, STD PCOs, अपने घर पे कॉल, मतलब मोबाइल थे नहीं, और लैंडलाइन भी नहीं थे बहुत सारे लोगों के घर पे। तो जब भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करनी रहती थी तो आप PCO जाते थे, ठीक है। तो किसी से भी बात करनी होती थी तो आप PCO जाते थे। उसमें PCO में पता है आपको एक छोटा सा कैबिन बना रहता था। अगर आपको ऐसी सिक्योर बात करनी है जिससे कोई सुने ना, तो आपको उसके अंदर जाके और फिर फ़ोन मिलाना पड़ता था, फिर एक वो रसीद निकलती थी एंड ऑल, और जितना उस पर लिखा होता था उतना आपको पैसा देना पड़ता था। तो जो BSNL MTNL क्या करते थे, ये जो फ्रेंचाइजी ओनर थे इनको कमीशन देते थे, तो उस पर TDS नहीं कटेगा, ठीक है। चलो इसको एक बार आप कॉपी मारो 194H को as it is। यस पीपल डन, झालं में संपलं में हो गया। चलो 194H हो गया। एक बात बताऊं आपको, कमीशन से रिलेटेड अपन ने 3 सेक्शन पढ़ी जो कमीशन से रिलेटेड है, 3 सेक्शन पढ़ी जो कमीशन से रिलेटेड है। कौन कौन सी, इधर देखना। पहली सेक्शन कमीशन से रिलेटेड पढ़ी थी 194D आपकी,
डी मींस डेथ के टाइम पे कौन हेल्प करता है, इंश्योरेंस एजेंट, उसका कमीशन, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ाई 194G, गैम्बलिंग कौन सिखाता है, गैम्बलिंग सिखाता है आपका लॉटरी एजेंट। एंड 194H जो बाकी जो बच गए करके, ठीक है, वो कमीशन एंड ब्रोकर, जैसे हाउस वगैरह भाड़े पे लेते हो ब्रोकर के थ्रू, तो ये 3 कमीशन से रिलेटेड सेक्शन है। एक बात बताओ, इन तीनों सेक्शन में एक समानता है, एक तो इसमें 5% है और कोविड की वजह से 3.75% हो गया रेट कोविड पीरियड में, ठीक है। और दूसरी समानता यह है कि तीनों सेक्शन को अगर आप गौर से देखोगे तो तीनों सेक्शन में 15,000 पर एनम का लिमिट है। मींस पर एनम अगर कमीशन है, वो कमीशन 15,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है। इफ इट इज अप टू 15,000 तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। में जो कमीशन है वो कमीशन 15,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज आपको टीडीएस है वो काटने की जरूरत नहीं। तो इन तीनों सेक्शन में ये एक समानता है जो मैंने आपको बताई, ठीक है। चलो, उसके बाद आपका 194H यहां पे हो जाता है। 194H के बाद हेडिंग दो 194I, हेडिंग दो सेक्शन 194I, और 194I यहां पे लिखो टीडीएस ऑन रेंट। 194I आप यहां लिखो टीडीएस ऑन रेंट। I हेडिंग दो टीडीएस ऑन रेंट, मींस रेंट पे टीडीएस। अगर आप रेंट पे करोगे तो रेंट पे टीडीएस काटना पड़ेगा, रेंट पे टीडीएस ऑन रेंट। अब इसको कैसे याद रखोगे, आई को, आई का मतलब क्या होता है, हमारे मुंबई में आई किसको बोलते हैं, अपनी मम्मी को बोलते हैं, अपनी अम्मी को आई बोलते हैं। आई जैसे आपने सुना होगा गाँव में अपन माँ को माँ बोलते हैं, ठीक है, माँ बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं। यहाँ पे मुंबई में आई बोलते हैं। गाँवों में होता है ना ऐसा लिखा हुआ, माँ तेरी मेहरबानी है, बाइक के पीछे, ट्रैक्टर के पीछे, ट्रक के पीछे। वैसे मुंबई में हमने लिखा होता है आई तुझा आशीर्वाद, आई तुझा आशीर्वाद। सो आई तुझा आशीर्वाद हम यहाँ बाइक के पीछे या गाड़ी के पीछे मुंबई में आपको देखने को मिलेगा। तो आई का मतलब मम्मी। तो इसको ऐसे याद रखो कि आपको पता है अपन इतने बड़े हो गए हैं, मतलब मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ एज में, आप मेरे से थोड़े छोटे हो बट आप भी अपने आप में बड़े ही हो। आपको पता नहीं आज तक आप कुछ कमा के दे रहे हो, मम्मी को नहीं दे रहे हो। आप कुछ कमा के क्या मम्मी को दे रहे हो, आंसर इज नो, आप मम्मी को आप कमा के दे ही नहीं रहे हो। तो मम्मी को जब कमा के नहीं दे रहे हो, आपको नहीं लगता आप उनके घर में रह रहे हो, उनको आपको रेंट देना चाहिए। You don't think that you have to pay the rent to your अम्मी और your मम्मी और like आई को अपने को रेंट देना चाहिए। तो आई फोर मतलब मम्मी को रेंट देना है। तो ऐसे याद करके आप रखना 194I करके, ठीक है। तो चलो, टीडीएस ऑन द रेंट, रेंट पे टीडीएस। तो सबसे पहली चीज कि सर पेयर कौन होना चाहिए, दूसरी चीज सर पेई कौन होना चाहिए, तीसरी चीज सर रेट क्या है, और चौथी चीज सर एडिशनल पॉइंट्स क्या है, एडिशनल पॉइंट्स। तो अपन इसकी बात करते हैं। सब लोग इधर ध्यान दो, एक बार इधर ध्यान दे दो, बाद में आप लिख लेना। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर रेंट के केस में पेयर कौन होना चाहिए। तो पेयर में मैं बताऊंगा, पेयर मतलब जो रेंट पे कर रहा है। तो रेंट पे कर रहा है वो कौन पर्सन होना चाहिए, तो मैं पहले यहां लिखूंगा एनी पर्सन। एनी पर्सन मतलब कोई भी पर्सन अगर किसी को रेंट देगा तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। बट मुझे एक बात बताओ, आपकी मम्मी के लिए ये पॉसिबल है क्या? इज इट पॉसिबल फॉर योर मॉम टू डिडक्ट द टीडीएस ऑन द रेंट? मम्मी अगर मान लो कहीं रेंट दे रही है, भाड़े पे लिया, टीडीएस काटना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज यू नो दैट मम्मी को टीडीएस काटना, 10 नंबर लेना, गवर्नमेंट को जमा करवाना, गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करना, बड़ी कंप्लायंस है, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन एक बात बताओ, अगर मम्मी का लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा या नहीं? आंसर इज यस। तो यहां मैंने ब्रैकेट में लिख लिया कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस तभी काटना है। जो पेयर जो है वो अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या लास्ट ईयर का ग्रॉस रिसिट है वो 50 लाख से ज्यादा है प्रोफेशन के केस में, तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, पेई कौन है, मतलब किसको आप रेंट दे रहे हो। तो किसी भी रेजिडेंट पर्सन को अगर आप रेंट देते हो तो टीडीएस काटना पड़ेगा। किसी भी रेजिडेंट पर्सन को आपने रेंट दिया तो टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, रेट क्या है। तो बेटा यहां पे जो रेट है टीडीएस का वो डिपेंड करेगा कि रेंट है किस चीज का। जो रेंट है वो रेंट किस चीज का है। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। अगर रेंट है वो प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट का है,
अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट है तो उस केस में टीडीएस का जो रेट रहेगा दैट इज द 2%। 2% की रेट से टीडीएस काटना है अगर प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट का रेंट है तो। लेकिन बेटा अगर मान लो वो रेंट जो है वो किसी लैंड का है या फिर बिल्डिंग का है या फिर फर्नीचर का है, अगर इन सब चीजों का रेंट है तो उस केस में आपका टीडीएस का रेट है वो 10% हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि आपको यह देखना है कि वो रेंट है किस चीज का। अगर वो रेंट प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स का है तो आपका 2%, और अगर वो लैंड बिल्डिंग फर्नीचर का है तो आपको 10% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, बाद में लिख लेना आप लोग। यहां कोविड की वजह से क्या रेट क्रैश हुआ है? आंसर इज यस। यहां कोविड की वजह से रेट क्रैश हुआ है तो मैं बोलूं अगर आपका 14 मई 2020 से लेके और 31 मार्च 2021 के बीच में, 14 मई 2020 से लेके और 31 मार्च 2021 के बीच में अगर टीडीएस काटना है तो मैं बताऊं यहां पे आपका 2% की जगह आपका 1.5% हो जाएगा और 10% की जगह आपका 7.5% हो जाएगा। तो कोविड की वजह से आपका 25% रेट क्रैश है, उसका बेनिफिट यहां पे भी है। आंसर इज यस। इस पर्टिकुलर सेक्शन में भी आपको रेंट के केस में जो क्रैश है उसका बेनिफिट आपको यहां पे मिलेगा, और 1.5% एंड 7.5% है ये आपका टीडीएस का रेट रहेगा इस पर्टिकुलर पीरियड में। ठीक है, चलो अब एक और चीज समझना, एडिशनल पॉइंट। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। मैं बोल रहा हूं पहला पॉइंट कि नो टीडीएस इफ रेंट इज अप टू रुपीज 2,40,000 per annum to per co-owner। मैंने यहां क्या लिखा समझने की कोशिश करना, मैं समझाऊंगा। मैंने जो लिखा है मैं हर चीज को समझाऊंगा, टेंशन मत लो करके, हर चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो मैंने यहां लिखा कि नो टीडीएस इफ द रेंट इज अप टू 2,40,000 पर एनम टू द पर कोनर। ये पर कोनर क्या होता है अभी मैं बताता हूं। तो पहली चीज ये कि अगर पूरे साल का मिला के जो रेंट है वो अगर अप टू 2,40,000 है तो क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो। 2,40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। अगर अप टू 2,40,000 है तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो पूरे साल का जो रेंट दिया जा रहा है वो रेंट अगर अप टू 2,40,000 पर एनम है तो उस केस में आपको टीडीएस नहीं काटना। 240 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना। एक एग्जांपल लेता हूं, आप समझने की कोशिश करना, आप लिखना मत भले, अगर नहीं लिखा तो मत लिखना, आप समझो पहले करके, ठीक है? फिर लिखने के लिए तो टाइम है ही, और ये पीडीएफ तो आपको मिलने ही वाला है। तो देखो सबसे पहली चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, इधर देखो। जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, हमने क्या किया, एक बिल्डिंग भाड़े पे ली है मिस्टर काका से। एक मिस्टर काका है और मिस्टर काका से हमने क्या किया, एक बिल्डिंग भाड़े पे ली है, ठीक है? और ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हमने क्या किया, मिस्टर काका से भाड़े पे ली है। और हमने क्या किया, इस काका को इस बिल्डिंग का भाड़ा दिया पूरे साल का मिला के, मान लो 2 लाख रुपया पर एनम। 2 लाख रुपया पर एनम मैंने काका को भाड़ा दिया। मुझे एक बात बताओ, क्या टीडीएस काटना है या नहीं? आंसर इज नो, टीडीएस नहीं काटना, क्योंकि पर एनम जो रेंट दे रहे हैं दैट इज नॉट मोर देन 2,40,000। मींस 2,40,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है। 2,40,000 से ज्यादा नहीं है तो यहां टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वॉट एवर रेंट वी आर पेइंग टू मिस्टर काका दैट इज नॉट मोर देन 2,40,000, तो उस केस में हमको टीडीएस है वो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। यहां पे हमको टीडीएस नहीं काटना। अब एक और चीज समझना, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। मान लो मैंने क्या किया, इस काका से बिल्डिंग भाड़े पे ली, इसके साथ साथ में मैंने काका से कुछ एसी भी भाड़े पे ले रखे। एसी मैंने एसी भाड़े पे ले रखे। एसी इज अ प्लांट एंड मशीनरी, और उसका पूरे साल का मान लो 1 लाख पर एनम है वो भाड़ा है। तो मैंने क्या किया, काका से एक तो बिल्डिंग भाड़े पे ली, और दूसरा मैंने काका से क्या लिया कि एसी भाड़े पे लिया, और एसी का भाड़ा है 1 लाख और बिल्डिंग का भाड़ा है 2 लाख। तो मैं काका को टोटल कितना रेंट दे रहा हूं, मैं टोटल रेंट दे रहा हूं 3 लाख। काका को जो मैं टोटल रेंट दे रहा हूं दैट इज द 3 लाख। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या मुझे काका का टीडीएस काटना है या नहीं?
क्या मुझे काका का टीडीएस काटना है या नहीं? आंसर इज यस। आपको यह देखना है कि उस पर्सन को आप रेंट कितना दे रहे हो सकता है इंडिविजुअल असेट का 240 से ज्यादा नहीं है, बट टोटल यहां 2 लाख बिल्डिंग का है और 1 लाख एसी का है, तो टोटल कम्स टू द 3 लाख, दैट इज मोर देन 2,40,000। तो क्या मुझे टीडीएस काटना है? आंसर इज यस। टीडीएस कौन सी रेट से काटेंगे? तो मैं बताऊं, जो तुम्हारा 2 लाख पर एनम है, इस 2 लाख पर एनम रेंट पे आपको जो टीडीएस काटना पड़ेगा वो 10% काटना पड़ेगा, और बाकी वाला जो 1 लाख है उस पे आपका टीडीएस है वो 2% काटना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी पे 2% और जो बिल्डिंग है उस पे आपका 10%। मैंने काका को कितना 3 लाख का रेंट दिया, मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा बिकॉज रेंट इज मोर देन 2,40,000। अब एक और चीज समझना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आता है, इधर देखना। हमने क्या किया, यहां पे एक कंपनी है दैट इज द बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमने क्या किया, ये बिल्डिंग भाड़े पे ली, ये बिल्डिंग है, ये हमने भाड़े पे ली, और इसका भाड़ा पूरे साल का मिला के 4 लाख है। रेंट है वो पर एनम 4 लाख है, 4 लाख पर एनम है। अब हमने क्या किया, ये जो बीबी वर्चुअल्स ने ये रेंट है ये 2 लोगों को दिया, 2 भाई है इस बिल्डिंग के, एक तो मिस्टर बाला और एक मिस्टर राजा। मिस्टर राजा एंड मिस्टर बाला 2 भाई है, ठीक है, बिल्डिंग के ओनर है। रेंट कितना है? 4 लाख है। लेकिन हमने बाला को जो रेंट दिया वो मान लो 2 लाख दिया, और मैंने राजा को रेंट दिया वो भी 2 लाख दिया। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या मुझे टीडीएस काटना है या नहीं? यहां पे रेंट तो 2,40,000 से ज्यादा है, बट जो मैं रेंट दे रहा हूं किसी पर्टिकुलर को ओनर को वो अप टू 2,40,000 है, मींस 2 लाख ही है। क्या मुझे इसमें टीडीएस काटना है या नहीं? राइट आंसर इज नो, इसमें आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये 2,40,000 का लिमिट है ना, ये आपका पर पेई लगेगा। पर पेई का मतलब जिस पर्टिकुलर पर्सन को दे रहे हो ना उसको कितना दे रहे हो। अगर उसको पर्टिकुलर 1 पर्सन को अगर 240 से ज्यादा रेंट है तो ही टीडीएस कटेगा। यहां रेंट तो 4 लाख है, बट बेटा पर पर्सन को कितना दे रहे हो आप? 2 लाख। तो इस केस में बेटा टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। मैं बता दूं, यहां नो टीडीएस, यहां टीडीएस, दोनों जगह काटने की जरूरत नहीं है। टीडीएस है वो टीडीएस यहां पे नहीं कटेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया, यहां पे समझने की कोशिश करना। 194I चालू किया, टीडीएस ऑन रेंट। पेयर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन बट आपके मम्मा को छोड़ के। पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या है? प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट पे आपका 2% और अदर पे 10%, बट कोविड की वजह से रेट क्रैश यहां पे मिलेगा। टीडीएस है वो तभी काटना है जब पूरे साल का मिला के किसी पर को ओनर को जो रेंट दे रहे हो ना वो 240 से ज्यादा है। मींस पर को ओनर को जो रेंट दे रहे हो वो 240 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज आपको टीडीएस है वो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। मींस जिसको आप रेंट दे रहे हो वो 240 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज आपको टीडीएस है वो काटने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज समझना, रेंट में एडवांस रेंट भी आ जाएगा और अरियर्स रेंट भी आ जाएगा। रेंट में एडवांस रेंट भी आ जाएगा, अरियर रेंट भी आएगा। एडवांस रेंट क्या होता है? जो आप फ्यूचर के लिए एडवांस में अभी दे दोगे। ऐसा होता है ना बहुत बार कि भाई 5 साल का रेंट एक साथ में दे दो, तो दैट इज कॉल्ड एडवांस रेंट। तो एडवांस रेंट पे क्या भी टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस, बिकॉज मैंने आपको पहले ही दिन कल बताया था टीडीएस इज एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी विच एवर इज अर्लियर। तो जो अर्लियर वाला इवेंट है उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा, तो जो एडवांस है एडवांस वाले पे टीडीएस काट लोगे। अब अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब क्या होता है? अरियर्स का मतलब आउटस्टैंडिंग नहीं होता। मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी में भी पढ़ा चुका हूं अरियर्स वाला एक कंसेप्ट। एरियर ऑफ रेंट का मतलब क्या होता है? एरियर ऑफ रेंट का मतलब अगर कोई रेंट को लेके पहले डिस्प्यूट हो गया था। एरियर्स ऑफ रेंट का मतलब होता है रेंट को लेके पहले डिस्प्यूट हो गया था और अब क्या हुआ, वो डिस्प्यूट सॉल्व हो गया और आपने वो रेंट पे कर दिया, तो ऑब्वियसली अब आप पेमेंट करोगे तो उस पर टीडीएस कटेगा। जब आप पेमेंट करोगे तब आप उस पे टीडीएस कटेगा, क्योंकि पहले तो वो डिस्प्यूटेबल रेंट था ना और उस पे पहले टीडीएस नहीं कटा था, तो अब जब आप पेमेंट करोगे तब उस पे टीडीएस है वो कट जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, सर डिपॉजिट पे भी टीडीएस कटेगा क्या? जब आप रेंट पे कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको पता है जो टेनेंट रहता है उसको डिपॉजिट देना पड़ता है ओनर को। तो आपने ओनर को डिपॉजिट दिया, तो क्या डिपॉजिट पे भी टीडीएस कटेगा? आप मुझे बोलोगे सर डिपॉजिट तो वापस मिलता है तो टीडीएस नहीं कटेगा। आंसर इज यस। अगर डिपॉजिट वापस मिलता है, रिफंडेबल डिपॉजिट है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है। नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है। नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि जब आपने कोई पैसा दिया वो रिफंड नहीं मिलने वाला, तो नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट तो कुल मिला के मैं बोलूं रेंट ही तो है भाई।
नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है वो तो रेंट ही तो है, क्या है वो, रेंट ही तो है। तो द नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट इज लाइक अ रेंट ओनली, तो उस पे टीडीएस काटना पड़ेगा। आंसर इज यस। रिफंडेबल डिपॉजिट पे टीडीएस नहीं कटेगा, बट नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट पे टीडीएस कटेगा। अब एक और चीज समझना, बहुत बार रेंट में क्या होता है, म्युनिसिपल टैक्सेस भी जुड़ा होता है। तो क्वेश्चन ये आता है, रेंट के साथ साथ अगर टेनेंट ने म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया तो म्युनिसिपल टैक्सेस पे भी क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो बाबा, नो। म्युनिसिपल टैक्सेस पे टीडीएस नहीं कटेगा। तो रेंट के साथ में अगर म्युनिसिपल टैक्सेस जुड़ा हुआ है तो म्युनिसिपल टैक्सेस वाले पार्ट पे टीडीएस है वो आपका नहीं कटेगा। चलो एक काम करो, आप इतना लिखो, उसके बाद मैं आगे लिखवाता हूं। पहले आप इतना लिखो पॉइंट नंबर 1 तक एडिशनल पॉइंट में, पॉइंट नंबर 2 में लिखवाऊंगा अभी एडिशनल पॉइंट में। पहले इतना लिखो। डन पीपल? यस। अब लिखो पॉइंट नंबर 2 यहां पे एडिशनल पॉइंट आपने लिखा। पॉइंट नंबर 1, नो टीडीएस इफ रेंट इज अप टू 2,40,000 पर एनम पर को ओनर। पॉइंट नंबर 2 लिखो, यहां पॉइंट नंबर 2 लिखो और पॉइंट नंबर 2 में लिखो नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, लिखो नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट कॉमा एडवांस रेंट, एडवांस रेंट, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट कॉमा एडवांस रेंट कॉमा एरियर्स ऑफ रेंट, ARREARS, एरियर्स ऑफ रेंट also eligible for TDS, also eligible for TDS, arrears of rent also eligible for TDS। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, if rent include municipal taxes, 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 then TDS is not applicable, then TDS is not applicable, then TDS is not applicable, then TDS is not applicable on municipal taxes, then TDS is not applicable on municipal taxes। चलो अब इधर देखो, सब लोग इधर देखो, लिखना नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ के छोड़ देना, ठीक है? याद रखना कहीं पे ऐसा कुछ आ जाए तो, ठीक है? चलो, आपको पता है बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां हैं और वो एयरलाइंस कंपनियां क्या करती है, जब फ्लाई वगैरह करती है तो वो एयरपोर्ट पे जाती है, एयरपोर्ट पे लैंड करती है उनकी एयरलाइंस प्लेन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक कंपनी है जिसका नाम है जापान एयरलाइंस, जापान एयरलाइंस। और ये कंपनी क्या करती है, प्लेन चलाती है, सीधी सी बात है, फ्लाइट चलाती है, उड़ाती है। अब एक बात समझना, ये जापान एयरलाइंस इंडिया में भी आती है। अब मुंबई एयरपोर्ट है, ये मान लो मुंबई एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट।
अब ये मुंबई एयरपोर्ट को कौन मैनेज करता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके, ठीक है। इंडिया की एक एयरपोर्ट अथॉरिटी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके, ठीक है। तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके बाद जीवीके को दिया, अभी अदानी के पास जाने वाला है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो मान लो मुंबई एयरपोर्ट को मैनेज करती है, संभालती है पूरा। अब होता क्या है, ये जापान एयरलाइंस जो है वो अपनी जो फ्लाइट लेके आते हैं, ये फ्लाइट है करके उनकी, ठीक है। अभी आप बोलोगे ऐसे कैसे होती है फ्लाइट, आप समझ लो ऐसे ही होगी, ठीक है। हाँ, ये फ्लाइट है, प्लेन है। अब एक बात समझना, ये जब प्लेन लेके मुंबई आते हैं तो मुंबई में इनको लैंडिंग करवानी पड़ती है, तो हवाई पट्टी यूज करने देते हैं जिसको रनवे बोलते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, मुंबई एयरपोर्ट जो है वो इनको रनवे यूज करने के लिए देता है, रनवे यूज करने के लिए देता है, जिसको मतलब लैंड करवाने के लिए, ठीक है, जिसको लैंडिंग चार्जेस पे करना पड़ता है। जो रनवे यूज करते हैं उसके लिए लैंडिंग चार्जेस पे करना पड़ता है, किसको? मुंबई एयरपोर्ट को। उसके साथ साथ में उसकी पार्किंग भी होती है, तो पार्किंग के लिए उनको पार्किंग चार्जेस पे करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये आता है सर कि जो जापान एयरलाइंस है उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी को, इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी को मान लो, उनको लैंडिंग चार्जेस पे किया। लैंडिंग चार्जेस क्योंकि फ्लाइट जब लैंड की तो उनका वो जो यूज किया हवाई पट्टी, जिसको रनवे बोलते हैं, रनवे यूज किया। पार्किंग किया तो पार्किंग स्पेस यूज किया, तो उसके लिए पार्किंग और लैंडिंग चार्जेस पे हुआ। क्वेश्चन ये आता है क्या ये भी रेंट माना जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? ये रेंट माना जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? आप ही बताओ, ये रेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है? मतलब ये रेंट है कि भाई यूज ऑफ लैंड वगैरह ऐसा है, रेंट है, ये रेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है? आप मुझे बताओ। अब हुआ क्या, एक बात बताओ, रेंट और कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा फर्क है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दैट इज द बंडल ऑफ सर्विसेज, आपको बंडल मिल रहा है सर्विस का, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। रेंट क्या होता है? जैसे आपने कोई जगह ले ली, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बताऊं, ये मेरा स्टूडियो है और मैं स्टूडियो में अभी पढ़ा रहा हूं। तो ये स्टूडियो में मैं पढ़ाऊं, अगर मान लो मुझे लगता है थोड़ी देर बाद यहाँ डांस क्लास चालू करनी है, मैं डांस क्लास चालू कर सकता हूं। मैंने रेंट पे ले रखा है, तो रेंट पे जगह ले ली, मतलब आपका पूरा एक्सेस उस पे है, आपका पूरा पावर उस पे है। अब एक बात बताओ, क्या जापान एयरलाइंस ने एयरपोर्ट रेंट पे लिया है? क्या एयरपोर्ट की जगह रेंट पे ली है? नहीं। जापान एयरलाइंस है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी उनको सिर्फ कुछ टाइम के लिए वो हवाई पट्टी यूज करने देते हैं, और यहां एयरपोर्ट अथॉरिटी का पूरा कंट्रोल है कि वो एयरपोर्ट अथॉरिटी जब बोलेगी तभी आप वहां हवाई जहाज उतार सकते हो। कहां पार्क करना है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी बताएगी। तो कुल मिला के मैं बोलूं, यहां पे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच में और जापान एयरलाइंस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहां पे टीडीएस 194C में नहीं कटेगा, यहां पे टीडीएस है वो 194C में कटेगा, 194I में नहीं कटेगा। तो आपको सिंपल सा पॉइंट, एक काम करो, अगर आपको नोट में लिखना है तो आप नोट जो लिख रहे थे अपन एडिशनल पॉइंट, उसमें लिख लो एक बार ऐसा छोटू सा पॉइंट बना के, और ऐसा लिख लो जो भी पॉइंट रहेगा, दैट इज द पार्किंग एंड लैंडिंग चार्जेस पेड बाय एयरलाइंस कंपनी टू एयरपोर्ट अथॉरिटी। एयरपोर्ट अथॉरिटी टीडीएस अंडर सेक्शन 194C के आगे यस करो, 194I के आगे क्रॉस करो, मतलब 194I में नहीं कटेगा, 194C में कटेगा। कॉपी करो इसको। पार्किंग और लैंडिंग चार्जेस पेड बाय एयरलाइंस कंपनी टू एयरपोर्ट अथॉरिटी टीडीएस अंडर सेक्शन 194 यस, 194C यस, 194C यस, 194I क्रॉस, मतलब तिकड़ी और चौकड़ी। चलो डन, चलो डन, बोलो डन। अब एक बात समझना, एक सेक्शन है एक और, इसके बाद 194 आएगा, लास्ट सेक्शन, बस आज के लिए लास्ट, उसके बाद कल पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज जितना पढ़ा है वो रिवाइज करके आना पड़ेगा। तो नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 194IA। 194IA और 194IA में लिखो TDS on purchase of immovable property TDS on purchase of immovable property। अगर आप immovable property परचेज करते हो, immovable property एक्वायर करते हो, तो TDS on purchase of immovable property, TDS on purchase of immovable property ब्रैकेट में लिख लो अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड।
अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड। ब्रैकेट में लिखो अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड। सबसे पहले पेयर कौन होना चाहिए, पेई कौन होना चाहिए, रेट क्या है और एडिशनल पॉइंट्स क्या है। देखो इसको आप ऐसे याद रखोगे 194 आईए, एक नई सेक्शन आई है कुछ सालों पहले 194 आईए। कैसे याद रखोगे, एक नई सेक्शन आई है 194 आईए, कुछ सालों पहले एक नई सेक्शन आई है 194 आईए। अब ये सेक्शन बोलती है कि अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेस करते हो, किसको इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको आप परचेस करते हो, रूरल एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के, रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे तो आगे वाले को कैपिटल गेन भी नहीं लगता, क्योंकि वो तो कैपिटल असेट ही नहीं है, तो कैपिटल गेन लगता नहीं, तो उस पे भैया ऐसे जब कैपिटल गेन ही नहीं लग रहा, उसके हाथ में इनकम ही नहीं आने वाली, तो फिर क्यों यहाँ पे टीडीएस एंड ऑल। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के। अब एक बात समझना, पेयर कौन होना चाहिए, तो मैं बोलूं पेयर में यहां पे आपका जो पेयर होगा दैट इज द एनी पर्सन, मीन्स कोई भी पर्सन है वो बायर हो सकता है, क्योंकि बायर टीडीएस काटेगा। टीडीएस कौन काटेगा, बायर काटेगा। और पेई कौन होना चाहिए, रेजिडेंट पर्सन, मीन्स रेजिडेंट पर्सन है वो बेटा सेलर होना चाहिए। तो मैं बताऊं यहां पे मैं लिख सकता हूं बायर जो है वो कोई भी हो सकता है, और जो सेलर है वो सेलर आपका रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए। रेट क्या रहेगा पता है, यहां पे रेट रहेगा 1%, 1% की रेट से 1% ऑफ कंसिडरेशन, जो भी तुम्हारा कंसिडरेशन है वो कंसिडरेशन का 1% है, उसकी रेट से टीडीएस कटेगा। लेकिन यहां पे बेटा कोविड की वजह से आपका रेट है वो क्रैश हो गया, यहां पे भी आंसर इज यस। तो जो 1% की रेट है वो 1% की रेट की जगह आपका कोविड की वजह से रेट है वो 0.75% हो जाएगा। तो मैं बोलूं आपका जो रेट है फ्रॉम 14 मई 2020 से लेके और टिल 31 मार्च 2021 रेट इज 0.75%, रेट इज 0.75% है, वो आपका आ जाएगा 0.75%। अब एक बात समझना, एडिशनल कंडीशन में लिखो, एडिशनल कंडीशन में लिखो, और एडिशनल कंडीशन में पहला पॉइंट, no TDS if consideration is less than 50 lakh rupees. No TDS if consideration is less than 50 lakh rupees. नो टीडीएस इफ कंसिडरेशन इज लेस देन 50 लाख रुपीज। अगर 50 लाख से कम का कंसिडरेशन है तो टीडीएस नहीं कटेगा, 50 लाख या उससे ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। यहां देखो लेस देन 50 लिखा है, अप टू नहीं लिखा मैंने, फर्क है लेस देन 50 और अप टू। अप टू होता तो क्या होता, 50 लाख पे भी टीडीएस नहीं कटता, यहां लेस देन 50 है तो टीडीएस नहीं कटेगा, एग्जैक्ट 50 है तो टीडीएस कटेगा। यहां एग्जैक्ट 50 है तो बेटा टीडीएस कटेगा, लेस देन 50 है तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। तो नो टीडीएस इफ कंसिडरेशन इज लेस देन 50। अब एक बात समझना, यहां कंसिडरेशन बोला है, एसडीवी नहीं। यहां हो सकता है ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले कि भैया कंसिडरेशन तो आपका था 48 लाख बट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 60 लाख था, तो क्या टीडीएस कटेगा? ना बाबा ना, यहां कंसिडरेशन बोला है, एसडीवी इररिलेवेंट है, या एसडीवी इररिलेवेंट है या कंसिडरेशन बोला है। यहां तो मैं लिख लेता हूं कि ब्रैकेट में लिख लेता हूं एक्चुअल कंसिडरेशन, एक्चुअल कंसिडरेशन नॉट एसडीवी। एसडीवी से मतलब नहीं है, एक्चुअल कंसिडरेशन, ठीक है। चलो उसके बाद में दूसरा एडिशनल पॉइंट में लिखो, लिखो कंसिडरेशन शैल इंक्लूड। अब कंसिडरेशन में क्या क्या चीजें स्पेसिफिकली इंक्लूड होगी, इंक्लूड ऑल चार्जेस, चार्जेस ऑफ क्लब मेंबरशिप फीस, क्लब मेंबरशिप फीस कॉमा मेंटेनेंस, क्लब मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग फीस। लिखते जाओ फिर मैं समझाता हूं। कंसिडरेशन शैल इंक्लूड ऑल चार्जेस ऑफ क्लब मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग फीस कॉमा वाटर और
इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी फीस कॉमा एनी अदर चार्जेस which are incidental to transfer of immovable property. कॉपी करो, एक बार कॉपी करो। 194 आईए में से एक नई सेक्शन आई है, या ऐसा याद रख सकते हो आप, 194 आईए इज इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्विजिशन। तो देखो, बायर टीडीएस काटेगा सेलर का, तो बायर कौन होता है? एनी पर्सन चलेगा। सेलर रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए, रेट 1%, बट कोविड की वजह से रेट है वो 0.75% हो गया। अब एक बात समझना, टीडीएस कब नहीं कटेगा? अगर कंसिडरेशन लेस देन 50 लाख है। अगर कंसिडरेशन लेस देन 50 लाख है तो टीडीएस नहीं कटेगा। एक्चुअल कंसिडरेशन, नॉट एस डीवी, एक्चुअल कंसिडरेशन। अब एक बात समझना, मैंने एक नोट लिखा है यहाँ पे, ये पॉइंट लास्ट ईयर निर्मला सीतारमण जी ने ऐड किया था, क्योंकि लोग प्लानिंग करते थे। बिल्डर क्या करते थे? बिल्डर घर बेचता था तो अपन खरीदते, तो अपन बिल्डर का टीडीएस काटेंगे। अपन जो है बायर है वो बिल्डर का टीडीएस काटेगा। तो बिल्डर क्या करता था पता है? कंसिडरेशन में कैसे चिपाता था, समझना। वो बोलता था कि मैंने आपको जो फ्लैट बेचा है, मींस मैंने आपको घर बेचा है, वो तो 45 लाख में बेचा। अब वो बोलता था पार्किंग भी आपको दूंगा मैं, और पार्किंग का मैं आपसे 7 लाख रुपया अलग से ले रहा हूं। वो बोलता है आपको क्लब फैसिलिटी लेनी पड़ेगी करके, उसका 2 लाख मैं आपसे अलग से ले रहा हूं। तो वो बोलता था मेरा तो इमूवेबल प्रॉपर्टी तो मैंने जो बेचा वो 45 लाख में ही बेचा। बोला ऐसा कैसे? तो भैया एक बात बताओ, जब ट्रांसफर से जो इंसिडेंटल खर्चे, इंसिडेंटल जो वो लेता है, जब बिल्डर से वगैरह आप घर खरीदते हो और वो इंसिडेंटल चीज है वो साथ साथ में लेता है, वो बोलता है क्लब मेंबरशिप लेना मैंडेटरी है, पार्किंग लेना मैंडेटरी है, तो बेटा ऐसे मिला के तो आप यहाँ 45 और 70 54 लाख हो गया। तो क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस। ये 50 लाख की लिमिट लेते टाइम आपको ये लेना है और इस पे टीडीएस कटेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो मतलब यहां पे क्या है कि इंसिडेंटल टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस कोई भी चार्जेस है जो इंसिडेंटल है, इंसिडेंटल मींस उससे रिलेटेड है, मींस आप घर खरीद रहे हो उससे रिलेटेड वो चार्जेस आपसे ले रहा है, तो वो बेटा सब इंक्लूड होगा और उस पे भी टीडीएस कटेगा और 50 लाख की लिमिट में वो इंक्लूड होगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? अरे बोलो यस और नो, दैट इज 194 आईए। चलो अब मैं एक बार एक काम करता हूं, यहां पे एक लिस्ट बना देता हूं कि कौन कौन सी सेक्शन हमने पढ़ ली है। ठीक है, कौन कौन सी सेक्शन हमने पढ़ ली है, सिर्फ लिस्ट बना रहा हूं, आप मुझे बताना, लाइक आपको रिवाइज करके आज आना है। तो देखो, सबसे पहले आपको याद रहेगा हमने पढ़ा था 192, मैं बोलते जाऊंगा वो सेक्शन कौन सा है, 192, दैट इज द सैलरी। जो टीडीएस है वो टीडीएस सैलरी पे कौन सी सेक्शन में कटता था? 192 में। उसके बाद 192 ए जो था दैट इज द ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का, वो 50,000 या उससे ज्यादा का पेमेंट है, और अगर वो टैक्सेबल है तो 10% से टीडीएस कटेगा, एमएमआर से कटेगा अगर वहां पे जो है वो पैन नंबर नहीं दिया तो। उसके बाद 193 जो था दैट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी का इंटरेस्ट था वो। उसके बाद 194 जो था दैट इज आपका डिविडेंड वाला करके, ठीक है, कौन सा वाला? डिविडेंड वाला। 194 ए था दैट इज द इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी वाला। 194 बी बड़े लोग करके, ठीक है, दैट इज द विनिंग फ्रॉम लॉटरी, पजल्स, क्रॉसवर्ड एंड ऑल, ठीक है, गेम शो एंड ऑल। 194 बीबी जो था दैट वाज 194 बीबी, 194 बीबी किसके लिए था? बहुत बड़े लोग, किस पे? हॉर्स रेसेस का विनिंग। तो जो तुम्हारा हॉर्स रेसेस का विनिंग है वो आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने ये तो आपको कल पढ़ा लिया था, इतना अपना कल हो गया था, मैं आज की बात कर रहा हूं, आज अपन ने क्या क्या पढ़ा करके, ठीक है। तो मैं अगर आज की बात करूं कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, तो आज अपन ने बहुत सारी सेक्शन पढ़ी। सबसे पहले ब्रेक से पहले तो अपन ने 2 ही पढ़ी थी, 194 सी कौन सा था? कॉन्ट्रैक्ट वाला। और उसके बाद एक 194 डी दैट इज द इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन, जो इंश्योरेंस एजेंट होता है उसका कमीशन। उसके बाद मैंने 194 डी के बाद में 194 डीए पढ़ाया। डीए का मतलब क्या था? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी, ठीक है। उसके बाद 194 ई पढ़ाया। ई का मतलब एक्स्ट्रा इनिंग, एक्स्ट्रा इनिंग मींस नॉन रेजिडेंट वो स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, एंटरटेनर, ए बी सी डी ई। उसके बाद मैंने आपको 194 जी पढ़ाया। जी गैम्बलिंग कौन सिखाता है? आपका इंश्योरेंस, गैम्बलिंग सिखाता है लॉटरी एजेंट का कमीशन। तो जो कमीशन है दैट इज लॉटरी एजेंट का, दैट इज 194 जी। जी के बाद में 194 एच,
194H मतलब आप घर वगैरह भाड़े पे लेते हो तो उसका कमीशन ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, दैट इज कमीशन एंड ब्रोकरेज करके, ठीक है। उसके बाद 194H के बाद ABCDEFGH आई का मतलब कौन सा था तुम्हारा, रेंट वाला। और 194IA दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी आप एक्वायर करते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आप एक्वायर करते हो तो उसका TDS। तो आज अपन ने सेक्शन पढ़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 और कल पढ़ी थी 1 2 3 4 5 6 7, कल एक कम पढ़ी थी, कल बेसिक भी पढ़ा था इसलिए, बट आज का मेजर टाइम आपका कॉन्ट्रैक्ट वाली में चला गया और बाकी वाली ये अपन ने सेक्शन पढ़ी। कल अपन ट्राई करेंगे TDS टॉपिक कंप्लीट करने का, कल अपना TDS हो जाएगा, परसों वाले लेक्चर में अपना TCS वाला कुछ पार्ट है वो बचेगा, तो परसों वाले लेक्चर में फिर अपन TCS से रिलेटेड है वो अपन बातें करेंगे, ठीक है। तो चलो इतना आज आप रिवाइज करके आओगे, प्लीज आपको इतना रिवाइज करके आना है। एक बात बताऊं, रेट क्रैश कहां कहां पे नहीं है। अगर मैं बोलूं कोविड की वजह से रेट क्रैश कहां कहां पे नहीं है, तो सैलरी में कुछ भी नहीं है, EPF में भी रेट क्रैश नहीं है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिविडेंड इंटरेस्ट में है, विनिंग में नहीं है, हॉर्स रेसेस में भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में है, इंश्योरेंस एजेंट में, LIP में है, नॉन रेजिडेंट वाला वो एक्स्ट्रा इनिंग वाले में नहीं है, बाकी सब जगह आपका रेट क्रैश है करके, ठीक है। तो जहां पे नहीं है वो अपन याद रख लेंगे, तो बाकी सब जगह 25% से रेट का क्रैश है वो आपको मिलेगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करेंगे, बट मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि प्लीज जितना पढ़ाया है आज वो आप घर पे जाके एक बार पढ़ के आओगे, ठीक है। चलो थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे अपन।